स्टूडेंट। तो देखिएगा एनटीए टीपीसी जेई मेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पेपर में हम पेपर नंबर 105 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बेटा, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आप लोगों का अगर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, oxymercuration, demercuration and acid catalyst hydration will give same product in। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास एल्कीन है, एल्कीन पर हम करते हैं एडिशन ऑफ वाटर, और जब एल्कीन पर एडिशन ऑफ वाटर होता है तो वहां से हमारे पास अल्कोहल बनता है। एल्कीन पर एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, 3 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। एक तो होता है आपका पहला एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, सेकंड होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और थर्ड होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+ अर्थात डाइल्यूट H2SO4। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में होता है HgOAc2 वाटर, और सेकंड स्टेप में होता है NaBH4 इन बेस मीडियम। ध्यान रखना यहाँ 2 स्टेप होती है, पहला ऑक्सीमर्क्यूरेशन और दूसरे में डीमर्क्यूरेशन। पहले मर्क्यूरिक एसीटेट जुड़ेगा, लास्ट और सेकंड स्टेप में रिमूव होगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में तो बोरेन के साथ रिएक्शन होगा और सेकंड जो स्टेप है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसका ऑक्सीडेशन होगा। अब आप देखिएगा, अब यहां से अगर हम बात करें तो एडिशन है, एडिशन की बात करें तो यहां पर भी मार्कोनियो रूल, यहां भी मार्कोनियो रूल, जबकि यहां पर एंटी मार्कोनियो रूल लगता है। यहां पर मार्कोनियो रूल लगता है, यहाँ मार्कोनी वहां एंटी मार्कोनी लगता है। यह इंटरमीडिएट कैटाइन है बेटा, यहाँ आपका इंटरमीडिएट साइक्लिक कैटाइन होता है और ये एंटी एडिशन का पार्ट है। यहाँ पर आपका साइक्लिक कैटाइन नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा, और ये सिन एडिशन का पार्ट है। आप देखो यहाँ साइक्लिक कैटाइन होने की वजह से रीअरेंजमेंट होगा, जबकि यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा एसिड कैटालिस्ट में जो जनरली अल्कोहल बनता है वो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, यहाँ जनरली 2 डिग्री अल्कोहल बनता है और यहाँ जनरली 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अर्थात इन तीनों से हम 3 टाइप के, अर्थात 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप का अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट हमें पता है कि सर ये सब काम तभी पॉसिबल है जब आपका एल्केन अनसिमेट्रिकल हो, क्योंकि मार्कोनी और एंटी मार्कोनियल रूल तभी अप्लाई होगा जब आपका एल्केन अनसिमेट्रिकल है। अगर आपका एल्केन अनसिमेट्रिकल नहीं, सिमेट्रिकल एल्कीन अगर है, अगर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन है तो ऐसी कंडीशन पर जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर आपके पास यहाँ से जो एल्कीन बना रखी है सी 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 डबल बॉन्ड सी, अगर हम बात करेंगे एसिड कैटालिस्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर OH लगेगा। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ लगेगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और इन दोनों के अकॉर्डिंग 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सेकंड में अगर हम बात करें तो सेकंड में भी यही है बेटा। आप देखिएगा अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपके पास यहाँ से जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा 1 डिग्री, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ से बनेगा 3 डिग्री। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, थर्ड बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन है, थर्ड आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है, और थर्ड सिमेट्रिकल एल्कीन होने की वजह से यहाँ से तीनों ही से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम होगा, चाहे वो प्रोडक्ट आप कोई सा भी बना दीजिएगा। आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करोगे तब भी यही अल्कोहल बनेगा, एसिड कैटालाइट डीहाइड्रेशन करोगे तब भी यही बनेगा, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तब भी यही बनेगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉर्मेशन डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अर्थात इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो इनमें से कौन सा टेस्ट शो नहीं करेगा।
तो सबसे पहले आप देखिएगा रिएक्शन क्या होगी, वो क्लियर कर दूं मैं। यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड CN एसिड हैलाइड है, और एसिड हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो बेटा यहाँ से NSR होगा, और वो भी कौन सा, मतलब sp2 कार्बन वाला, sp2 कार्बन वाला, अर्थात इसको हम बोलेंगे SN2TH, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा जहां पर SN2 रिएक्शन है जो कि sp2 कार्बन पर है। तो यहां से ये Cl ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, NH2 यहां लग जाएगा, तो हमारे पास यहां से जो स्पीशीज ऑब्टेन होगी वो हो जाएगी बेटा अमाइड। अब जो अमाइड बना है इसका रिएक्शन करना है Br2 प्लस NaOH प्लस हीटिंग, इसको बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। कौन सा अमाइन बनेगा बेटा, ओनली 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से 2 डिग्री अमाइन का नहीं होता, और वो 1 डिग्री अमाइन चाहे एलिफेटिक हो और चाहे एरोमेटिक हो, दोनों का, तो यहाँ से केवल ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बेटा डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ से CO2 गैस रिलीज होती है, और CO2 गैस रिलीज होने की वजह से लेस नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट होता है या जो अमाइन ऑब्टेन होती है उसमें लेस कार्बन ऑब्टेन होता है। तो यहाँ से जब यहाँ पर डिग्रेडेशन होगा तो यहाँ से ये CO2 गैस में रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा बेटा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये, अर्थात 1 डिग्री अमाइन बन गया। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा टेस्ट क्यों नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से 1 डिग्री अमाइन के साथ में सबसे पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो है क्लोरोफॉर्म, जिसको हम कार्बल अमाइन टेस्ट बोलते हैं। आपको पता है बेटा क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका जो 1 डिग्री अमाइन है वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। नंबर 2 ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 ऑप्शन में दे रखा है HNO2 और बेटा नेप्थोल। बेटा नेप्थोल और HNO2 का मतलब हो गया बेटा यहाँ से डाई बनेगी, इसका फॉर्मेशन होगा बेटा डाई का फॉर्मेशन होगा, रेड कलर की डाई बनेगी, इसको डाई टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट कैसे होगा वो भी क्लियर कर दूं। पहले HNO2 की प्रेजेंस में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, तो पहले तो यहाँ से डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा बेटा ये। अब ये डाई एजोनियम क्लोराइड जब बेटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से आपके जो है ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन है, तो यहां पर आपके पास एंड डबल बॉन्ड एंड और रिंग ये कनेक्ट हो जाएगा, जिस पर यहां पर आपका ये मिथाइल भी हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन के बारे में मैं डिस्कस करूं। थर्ड रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट है, और जब 1 डिग्री अमाइन का हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोलेबल, यहां से आपके पास सोलेबल सॉलिड बनेगा, और वो क्या होगा NH, और यहां से बनेगा S डबल बॉन्ड और PH, अर्थात N, ये ग्रुप पूरा सल्फोनामाइड बनेगा जो कि अल्कली सोलेबल होता है। अल्कली सोलेबल है ये, क्यों है अल्कली सोलेबल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, और जब इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे अर्थात अल्कली के साथ तो हमें यहाँ सोलेबल ऑब्टेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है फोर्थ। नंबर 4 के अंदर उसने दे रखा है न्यूट्रल FeCl3, और बेटा न्यूट्रल FeCl3 आर द टेस्ट फॉर फिनोल। न्यूट्रल FeCl3 तो फिनोल का टेस्ट है, अमाइन इस टेस्ट को नहीं करता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा डी। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अमंग द गिवन कार्बोहाइड्रेट विच पेयर कैन फॉर्म द सेम ओसा जोन एज गिवन बिलो। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर ऐसा ओसा जोन बनाता है। तो आपको देखिएगा ये जो ओसा जोन का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजीन के साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन, तो हमने ये 2 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन लिया है, उसके साथ रिएक्शन किया है। आप जरा देखिएगा कि स्ट्रक्चर किसका है, तो पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। तो CH2OH
यहाँ पर OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH। आप देखिएगा इसमें OH राइट हैंड साइड है तो डी फॉर्म है ये, और यहाँ पर OH और H, और यहाँ पर CHO, और यहाँ पर OH और H, अर्थात ये हमारे पास डी ग्लूकोज है। और यहाँ पर जो सा जोन हो रहा है वो 1 और 2 कार्बन पर हो रहा है, तो जिसके अंदर रिमेनिंग पार्ट सेम होगा वो यहाँ पर सेम ओसा जोन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज होता है उसके आपके एनोमर्स, ग्लूकोज जो होता है उसके कुछ एनोमर्स होते हैं। एनोमर से मतलब है केवल 1 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना। एनोमर्स इसका मतलब ओनली 1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज, जिनके ओनली 1 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इट इज द पार्ट ऑफ डाइस्टीरियोमर्स का ही पार्ट होता है। तो अगर ग्लूकोज के हम एनोमर्स की बात करें तो इसका एनोमर्स होता है MAG, MAG। एम से तो बनेगा मेनोज, ए से बनेगा एल्ट्रोज, और जी से बनेगा गैलेक्टोज। अब आप देखो ये 2 नंबर के कार्बन पर, ये 3 पर, ये 4 पर होता है। अगर 2 नंबर के कार्बन पर OH चेंज हो जाए तो मेनोज, 3 पर चेंज हो जाए तो एल्ट्रोज, और 4 पर चेंज हो जाए तो गैलेक्टोज। अभी यहाँ पर जो हमारे पास ओसा जोन बन रहा है वो 1 और 2 नंबर के कार्बन पे बन रहा है, तो इसका मतलब बाकी पार्ट रिमेनिंग होना चाहिए। तो आपका जो मेनोज है उसमें रिमेनिंग पार्ट सेम होता है, केवल 1 और 2 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका ओसा जोन बनेगा वो किस किस में सेम होगा, ग्लूकोज और मेनोज में। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है बेटा। सेकेंड आंसर आपका राइट है, ग्लूकोज और मेनोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में C4 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, जबकि यहाँ पर C4 का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होना चाहिए। गैलेक्टोज फ्रक्टोज में नहीं होगा क्योंकि फ्रक्टोज कीटोन है। सुक्रोज और गैलेक्टोज भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्लोरोबेंजीन है, उसका रिएक्शन NaOH के साथ 300 डिग्री और 300 ATM पर A बनेगा, और उसका Br2CH2 के साथ B बनेगा। आपको बताना है कंपाउंड B क्या है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं बेटा, क्लोरोबेंजीन जो है उसका जो लोन पेयर है वो रिंग में रेजोनेंस के साथ है। तो ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा यहाँ पर, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बेटा ये NSR शो नहीं करता, तो यहाँ NSR नहीं होगा। बट अगर हम इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगा दें तो यहां से हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्ब एनाइन वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये आपका ArSN2 रिएक्शन है, एरोमेटिक SN2। तो इस कंडीशन पर ये रिएक्शन, या फिर अगर हम यहाँ पर कोई ड्रेस्टिक कंडीशंस यूज करें तो ड्रेस्टिक कंडीशंस के अंदर भी ये आपका NSR शो कर सकता है। और आप देखिएगा हमने यहाँ पर NaOH के साथ 300 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 ATM लिया है। इसका मतलब ये एक ड्रेस्टिक कंडीशन है जिससे यहाँ पर NSR होगा। तो आपका क्लोरोबेंजीन NSR शो करेगा, तो यहाँ से हमारे पास OH अर्थात फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो A बन गया फिनोल। अब आपके पास जो फिनोल बना है इसका रिएक्शन कराना है बेटा, यहाँ से मुझे ब्रोमिनेशन कराना है। इसका क्या कराना है, ब्रोमिनेशन। वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिनोल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर और रिंग में जाता है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, और अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब ये एक्टिवेटर्स ग्रुप है, अर्थात ESR के रेस्पेक्ट में एक्टिवेटर्स है, और ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है क्योंकि ऑर्थोपेरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराता हूं बेटा, तो आपको पता है ब्रोमीन वाटर के साथ अर्थात पोलर सॉल्वेंट है, तो यहां से Br प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा अर्थात इलेक्ट्रोफाइल बढ़ेगा, अटैक फास्ट होगा। अटैक फास्ट होगा तो आपको पता है ऑर्थो पर, पेरा पर और ऑर्थो पर Br लग जाएगा, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा जिसका व्हाइट PPT होता है, और ये इसका टेस्ट फॉर फिनोल भी होता है। बट अगर बेटा हम ब्रोमीन का रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं, किसमें, नॉन पोलर में, तो यहां से हमारे पास Br की कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि Br का डिसोसिएशन नहीं होता, क्योंकि Br खुद नॉन पोलर है। अगर इसका डिसोसिएशन नहीं होगा तो स्लो अटैक होगा
और अगर बेटा स्लो अटैक होगा तो प्रोडक्ट भी आपके अलग अलग होंगे, एक बनेगा ऑर्थो और एक बनेगा पैरा, क्योंकि फिनोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। इनमें से आपका जो पैरा है वो मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा। तो बताइएगा यहाँ पर बी कंपाउंड आपका क्या है। तो यहाँ हमारे पास बी कंपाउंड फर्स्ट मेटा नहीं, क्योंकि फिनोल मेटा डायरेक्टर नहीं है। बी पैरा, बिल्कुल राइट, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये तब बनता जब हम यहाँ पर Br2 के साथ वाटर लेते, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। फॉर E2 elimination reaction, base identify which pair contains second alkyl halide more reactive than first। आपको यहाँ पर ये बताना है कि फर्स्ट में से और सेकंड में से सेकंड की रिएक्टिविटी किसके अंदर फास्ट है। और E2 एलिमिनेशन है, आपको मैंने क्लियर कर दूं पहले ही कि E2 एलिमिनेशन जो होता है वहां से हमारे पास एल्किन बनेगा। बेटा ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसलिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है। अगर मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो आपको पता है बेटा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं लेता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास यहां से देखिएगा इधर भी बीटा हाइड्रोजन है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। अगर दोनों में बीटा हाइड्रोजन है तो इस वाले बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन होगा। तो अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन होगा तो ये एल्कीन बनेगी। और अगर इसमें बात करें तो यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन जाएगा, अर्थात अकॉर्डिंग टू सेथ जेफ मोर क्राउडेड हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये एल्कीन बनेगी। अब आप देखो यहाँ पर 3, 3 और 2, 3, 3, 6, 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। और ये भी मैं बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का मतलब होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी होगी। यहाँ पर देखिएगा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ यहाँ पर फर्स्ट में रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में रिएक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड से ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अब आ जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी में आप देखिएगा यहाँ भी आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम है। अगर दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम है तो कहीं भी हो जाएगा एलिमिनेशन, तो ये एलिमिनेशन हो गया। आप देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 ए रे 2 ए रे, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। आप यहाँ पर देखो एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये 2 डिग्री का मोर क्राउडेड है, तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा। और जब यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो बेटा हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये, यहाँ पर भी 5 अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात यहाँ पर सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी दोनों की सेम होगी, तो ये भी रॉन्ग है। अब आता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर हमने Br लगा रखा है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, और दोनों अल्फा हाइड्रोजन आपके सेम है बेटा। दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन 2 डिग्री का पार्ट है, तो हम कहीं से भी एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगर हमने एलिमिनेशन इधर से किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो इसके अंदर एक बीटा हाइड्रोजन ये है और एक बीटा हाइड्रोजन ये है। हालांकि यहाँ पर भी दोनों बीटा हाइड्रोजन सेम है, बट इस बीटा हाइड्रोजन से एलिमिनेशन होने से हमें एक एडवांटेज मिलेगी। वो एडवांटेज क्या होगी, जरा देखिएगा कि जब यहां से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी पाई बॉन्ड है। तो देखो पाई सिग्मा पाई, अर्थात बेटा यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन बनेगी। और आपको पता है कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन की स्टेबिलिटी मोर होती है, जबकि यहाँ पर आपके पास नो रेजोनेंस या रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सेकेंड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है वो फर्स्ट से ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर रिएक्टिविटी सेकेंड की फर्स्ट से ज्यादा है। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड फर्स्ट के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होगा। अब आता है ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन नंबर डी भी क्लियर कर दूं। ऑप्शन नंबर डी में आप देखो एक एच यहाँ पर है, एक एच यहाँ पर है, दोनों हाइड्रोजन आपके सेम है, बट इस हाइड्रोजन से एलिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन से एलिमिनेशन होने से हमें एक एडवांटेज मिलेगी, और वो एडवांटेज यह है कि यहाँ पर आपके पास लार्ज
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा, लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और लार्ज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये आपका हाईली स्टेबल भी हो जाएगा। तो ये हाईली स्टेबल हो गया। यहां पर देखो, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां से होगा क्योंकि 2 डिग्री है। और जब यहां से आपके पास एलिमिनेशन होगा बेटा, तो एलिमिनेशन के वाया हमारे पास ये बनेगा। आपको पता है यहां पर नो रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, और अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो यह आपका लीस्ट स्टेबल होगा। तो यहां पर आपके पास फर्स्ट वाली जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी सेकंड से मोर है, यहां पर सेकंड की फर्स्ट से मोर है, यहां पर दोनों की सेम है, और यहां पर फर्स्ट की मोर है। अगर यहां पर फर्स्ट की मोर है तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी थी, इसमें दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। यहां सेकंड की रिएक्टिविटी थी और यहां पर फर्स्ट की है, जबकि उसने सेकंड का पूछा था। इसलिए इस क्वेश्चन का सबसे बेटर जो आंसर होगा बेटा, मतलब आंसर जो होगा वो होगा सी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन एसिटोफिनॉन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। अर्थात एसिटोफिनॉन का हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो देखिएगा, ये होता है एसिटोफिनॉन, और एसिटोफिनॉन में यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, उसको हीटिंग भी करना है। तो इसका मैकेनिज्म पूरा क्लियर कर दूं मैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास बेस है, तो यहां से जो भी बेस होगा वो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो PHC डबल बॉन्ड O CH2 कार्ब एनाइन बनेगा। आपका ये जो कार्ब एनाइन बनेगा वो सेकेंड मोल ऑफ एसिटोफिनॉन पर अटैक करेगा, ये सेकेंड मोल है, यहां जाके कनेक्ट होगा। तो PHC डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस PH और CH3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो यहां पर PHC डबल बॉन्ड O CH2 CH3 OH और PH बन जाएगा। उसने लास्ट में यहां पर हीटिंग भी कर रखा है। हीटिंग का मतलब यहां से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा बेटा, और जो एलिमिनेशन होगा वो ये कार्बन आपका अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा से तो हटेगा हाइड्रोजन और बीटा से हटेगा OH और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो PHC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 और PH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। इससे पहले एक और चीज क्लियर कर दूं कि एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करता, और ये हमेशा डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में होता है। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। फर्स्ट तो तब होता है जब हीटिंग नहीं होता। तो ध्यान रखना, हीटिंग नहीं होता, यहां तक का जो पोर्शन है विदाउट हीटिंग का, इसको तो बोलते हैं एल्डोल, और यहां तक का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो हमने एल्डोल कंडेंसेशन की बात की है, तो इसके लिए इसका फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है। सेकेंड आंसर आपका राइट होगा क्योंकि एल्किन का फॉर्मेशन है। थर्ड आपका रॉन्ग है, फोर्थ आपका रॉन्ग है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द IUPAC नेम एंड टाइप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको ये IUPAC नेम पता करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कीटोन है, तो आप देखिएगा चेन का जो सिलेक्शन होगा वो ये चेन हो जाएगी। रही बात नंबरिंग, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4, किधर से भी नंबरिंग कर दो। यहां से कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। और एक चीज और ध्यान रखना, कीटोन जो है वो कार्बन कंटेनिंग होता है, बट ये टर्मिनल एंड नहीं है, इसलिए कभी भी ये 1 पोजीशन पर नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पर 6 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, तो इसका IUPAC नेम होगा 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल। उसके बाद में आपके पास टोटल कार्बन 7 है, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और कीटोन की कितने पोजीशन पर, 4 पर, और कीटोन के लिए क्या लगता है, ऑन। तो इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा बेटा 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 4 ऑन। पहला 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 4 ऑल रॉन्ग, 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 4 ऑन सेकंड सही है, थर्ड भी आपका सही है, डी आपका रॉन्ग है, सीक्वेंस
यहाँ पर उल्टा है, तो बी और सी में से आंसर होगा। अब आप देखिएगा, हम यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन 1 डिग्री कार्बन के बारे में पता करेंगे। 1 डिग्री कार्बन बेटा CH3 की फॉर्म में होता है। तो आप जरा देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन जो है वो 1 डिग्री के हैं। आप देखिएगा 1 प्राइमरी 4 प्राइमरी 1 प्राइमरी 5 प्राइमरी, तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, बी। अगर हम बात करें यहाँ से 2 डिग्री कार्बन की, तो जो 2 साइड कार्बन से अटैच होता है वो 3 है। 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो बेटा वो 2 है। तो यहां से देखो आप, ये कार्बन आपका 3 डिग्री का पार्ट है, ये कार्बन आपका 3 डिग्री का पार्ट है, और बाकी बचे हुए कार्बन आपके 2 डिग्री का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो इंटीजर का है, और इंटीजर में ऑप्शन नहीं होते, और इन क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। द रिएजेंट विच कैन बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट एसिटोफिनोन फ्रॉम बेंजोफिनोन। सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एनटीए ब्याज पेपर के हर पेपर में है, 105 6 7 8 9 10 सभी में होगा ये। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दें। आप देखिएगा एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन की मैं बात करूं तो बेटा एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है ये, और बेटा बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर होता है ये। आप देखिएगा 2,4-DNP की मैं बात करूं तो 2,4-DNP आर द कार्बोनिल टेस्ट, कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट है ये, और इस टेस्ट को दोनों ही शो करेंगे, चाहे वो एसिटोफिनोन हो चाहे वो बेंजोफिनोन हो, दोनों ही इस टेस्ट को शो करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड है और दोनों में ही आपका कीटोन है। बेनिडक्ट की बात करें तो बेटा ओनली फॉर एल्डिहाइड, ये ओनली फॉर एल्डिहाइड के द्वारा होता है, इसलिए दोनों ही शो नहीं करेंगे। NHSO4 की मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रिएक्टिविटी है, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रिएक्टिविटी है वो 1/* हिंड्रेंस होती है। क्राउडिंग बढ़ने के साथ साथ रिएक्टिविटी लेस है। यहाँ पर दोनों ही क्राउडेड है क्योंकि दोनों में रिंग है, इसलिए दोनों ही शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आइडोफॉर्म। बिल्कुल आप देखिएगा सर, आइडोफॉर्म के लिए आपके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए। तो आप देखिएगा एसिटोफिनोन में अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है, जबकि बेंजोफिनोल में अल्फा पोजीशन पर मिथाइल नहीं है। तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस हम आइडोफॉर्म टेस्ट से कर सकते हैं। तो एक ही रिएजेंट है जिसके द्वारा यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद रेड फास्फोरस टू फॉर्म इथेन। रेड फास्फोरस के साथ कौन इथेन का फॉर्मेशन करता है। तो देखो एक्स कोई कंपाउंड है, जब इसका रिएक्शन हम करेंगे बेटा रेड फास्फोरस के साथ तो रिडक्शन है, इट इज द पार्ट ऑफ रिडक्शन, और यहां से हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एल्कोहल जो है वो आपके 2 हाइड्रोजन के साथ में एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड ले रहा हूं कोई सा भी, तो वो 4 हाइड्रोजन 4H2 के साथ करेगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। सॉरी यहां पर HI है, तो ये HI है, सॉरी यहां पर 2HI है, यहां पर 4HI है। वही रेड फास्फोरस के साथ करेगा, यहां भी एल्केन बनेगा। अगर मैं ले लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर 6HI की रिक्वायर्ड है, वही वापस क्या बनेगा, एल्केन। तो कहने का मतलब है कि रेड फास्फोरस प्लस HI, ध्यान रखना, रेड फास्फोरस प्लस HI, रेड फास्फोरस प्लस HI आर द स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके जो डेरिवेट है उनके रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखो, फर्स्ट ऑप्शन आपका एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, कितने मोल, 4 मोल HI के साथ। जब रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहां से हमारे पास एथेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड सीरीज का है। दूसरा एसीटोन है, हालांकि एसीटोन का भी रिडक्शन सेम इसी प्रोसेस से होगा, बट यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथेन नहीं प्रोपेन होगा, तो यहाँ प्रोडक्ट प्रोपेन होगा। तो फर्स्ट में आपसे बनेगा, सेकंड में नहीं। मेथेनॉल है बेटा, अल्कोहल है, बिल्कुल यहाँ भी रिडक्शन तो होगा,
बट यहाँ से मीथेन बनेगा, ये भी रॉन्ग है। एसिटिल क्लोराइड अर्थात CH3COCl एसिड डेरिवेट है। एसिड डेरिवेट का अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 मोल HI चाहिए, तो जब इसका मोल 6 HI के साथ करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास बिल्कुल बेटा एथेन बनेगा, तो ये भी राइट है। एसिटामाइड ये होता है CH3CONH2, यहाँ भी हमारे पास 6 मोल HI चाहिए और यहाँ से भी हमारे पास इथेन बनेगा, तो ये भी राइट है। तो बताओ कितने ऐसे यहाँ पर कंपाउंड है जिनके वाया इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है? 1 2 3, तो 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 3। इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड हाउ मेनी मेटामर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला C5H12O। आप देखिएगा C5H12O, पहले तो इसका मैं डी निकालता हूं। तो C5H12O का डी निकालेंगे तो 2 × 5 प्लस का 2 अर्थात 2 × नंबर ऑफ कार्बन प्लस का 2 माइनस का हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 0 आ रहा है, अर्थात यहाँ कोई भी आपका अनसेचुरेशन नहीं है। और बेटा ये फॉलो कर रहा है CnH2n प्लस का 2O का, जो कि एल्कोहल और ईथर का पार्ट है। तो यहाँ से एल्कोहल और ईथर के आइसोमर्स बनेंगे। उनमें से हमें पता है कि बेटा एल्कोहल जो है वो मेटामर्स नहीं करता। क्यों? मेटामर्स का क्या है? मेटामर्स वो करते हैं जो आपके बाई या ट्राईवेलेंट होते हैं, और जो बाई और ट्राईवेलेंट होते हैं उसके दोनों साइड जो चेन है उस चेन में डिफरेंस होना चाहिए। अगर बोथ साइड चेन डिफरेंस हो जाती है तो वही आपके मेटामर्स होते हैं। बाई और ट्राई का मतलब है ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप ये करते हैं। तो अल्कोहल और ईथर में से अगर हम बात करें तो ईथर नहीं करता। कौन कौन से कंपाउंड करते हैं मैं एक बार बता दूं। ईथर करेगा, कीटोन करेगा, एस्टर करेगा, एनहाइड्राइड करेगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड, ये कुछ मैंने कंपाउंड लिखे हैं जो मेटामर्स करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ईथर तो जो है वो मेटामर्स करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा, क्योंकि ईथर में दोनों साइड चेन है और दोनों साइड चेन है तो उसमें डिफरेंस हो सकता है। अब हम यहाँ से डिफरेंट ईथर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला ईथर ये है जिसमें इस साइड कार्बन चेन है 4 कार्बन की, और हमें पता है बेटा अगर C4 कार्बन की चेन होती तो उसके 4 रेडिकल्स पॉसिबल होते हैं, और अगर 4 रेडिकल्स होंगे तो आपको पता है उसके 4 आइसोमर्स भी होंगे। तो यहाँ से मैं इसके 4 आइसोमर्स बना रहा हूँ। फर्स्ट आइसोमर्स ये हो गया जो कि N ब्यूटाइल की फॉर्म में है। सेकेंड जो मैं बनाऊंगा वो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये आपके सेकेंडरी ब्यूटाइल की फॉर्म में है। थर्ड जो मैं बनाऊंगा वो हो जाएगा आपका आइसो की फॉर्म में, और जो फोर्थ बनाऊंगा वो हो जाएगा टर्सरी की फॉर्म में। तो आपके पास 4 तो ये बन गए। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक कार्बन को इधर शिफ्ट करेंगे C अब आप देखिएगा इधर कितने कार्बन का चेन है बेटा, 3 कार्बन का, और हमें पता है कि जब 3 कार्बन का चेन होता है तो बेटा उसके 2 रेडिकल बनते हैं। अगर 2 रेडिकल बनेंगे तो इसकी भी 2 फॉर्म होगी। यहाँ से एक तो आपके पास ये मैंने बना दी जो कि N प्रोपाइल की फॉर्म है, और एक और बनाएंगे जो कि आइसो की फॉर्म है। अगर अब हम यहाँ से एक कार्बन को इधर शिफ्ट करते हैं तो बेटा इधर 3 इधर 2 हो जाते हैं, अर्थात अब पॉसिबल नहीं है। तो बताइएगा इसके टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया बेटा? टोटल 6 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 6। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये NTA TPC JEE मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन नंबर 105 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि बेटा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है, अर्थात उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताएं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो बेटा इन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है।